बाद में फज करके नए डेट यानी जो ऑलरेडी मर चुका है उसका इंश्योरेंस निकाला और फिर वो मर गया है ये प्रूव करके 2 साल बाद पैसे निकाल लिए कंपनी। तो अगर आप बिजनेस में हो तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि MWP एक्ट के अंदर पॉलिसी ले। आपने पॉलिसी ले ली और फिर आप अगर ये एक्ट अप्लाई करने की ट्राई करोगे तो वो अलाउड नहीं है। ऐसे कंपनीज भी है जो आपको टर्म इंश्योरेंस सस्ते में लेगी, बट ये महंगा है और ये थोड़ा सस्ता है। जो वैसे नहीं सोचते हैं ना उनको उनका ये जो पैसा बच भी रहा है ना वो खत्म हो जाता है, राइट, झट से खत्म हो जाता है। मैं तो हमेशा यही इमेजिन करता हूँ कि मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस जल्दी क्यों नहीं खरीदा। और अच्छी बात टर्म इंश्योरेंस की ये है कि प्रीमियम बढ़ता नहीं है, वो ही रहता है। तो ऐसा कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आप 2 पॉलिसी नहीं खरीद सकते, 3 पॉलिसी नहीं खरीद सकते। तो हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए। आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप खुद की इनकम को प्रोटेक्ट कर रहे हो या आपकी आमदनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो? और आप कमाने वाले हो 60-65 साल तक। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। चलिए आज चार्ट कमांडो का पहला पॉडकास्ट हम देखते हैं। पहला, मैं अभी पॉडकास्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन पहला पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं और वो भी सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है जो इंश्योरेंस। मुझे ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी टीम है इंश्योरेंस पे काम करने के लिए। और इंश्योरेंस सेक्टर में जिन्हें महाअनुभव है, वन एश्योर के सर्वे सर्वा, मैं आज इस पॉडकास्ट में उनका स्वागत करना चाहूँगा। मिस्टर रुचिर कनाकिया जी, वेलकम। थैंक यू सर, कैसे इनवाइटिंग मी फॉर ऑन दिस पॉडकास्ट। मैं तो ठीक हूँ सर। चार्ट कमांडो के पुणे के स्टूडियो में आके कैसा फील हो रहा है आपको? कुछ नया करेंगे, किसी और थोड़े लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करेंगे। तो अपना मिशन पूरा होगा धीरे धीरे। जितनी अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा लोगों का भला होगा। हमारे चार्ट कमांडोज के लिए आप अपना ज़रा थोड़ा खुल के और आपके बारे में कुछ बताइए ना। मैं एक्चुअली बॉम्बे में पला बड़ा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी बॉम्बे में। उसके मैं टिपिकल गुजराती फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप था। तो उसके बाद इंजीनियरिंग की और बड़ी कंपनी के लिए काम करना चालू किया। 6 महीने में पता चला यार ये तो करना नहीं चाहिए था मुझे लाइफ में। तो मैंने जॉब छोड़ के फिर स्टार्टअप्स में काम करना चालू किया। तो ओवर द स्पैन ऑफ 7-8 साल मैंने करीबन अप्रॉक्सीमेटली 3-4 स्टार्टअप्स में काम किया। और उससे लर्निंग से जाके वन एश्योर को इवेंचुअली बनाया। बट वन एश्योर बनाने के पहले का जो आइडिया था ये था कि डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी बनाए, क्योंकि मैं खुद एक टेक्नोलॉजी इंजीनियर हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चालू किया था। बट इवेंचुअली समझ में आया कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। और दूसरा एक और प्रॉब्लम था कि जिस तरीके से हमारे देश में लोग ये प्रोडक्ट खरीद रहे थे और बेच रहे थे वो भी बड़ा प्रॉब्लमैटिक था। राइट। तो उसके बाद हमने वन एश्योर चालू किया। लाइसेंस मिल गया हमें IRDA से और अभी 3 साल हो गया है और हम प्राउडली बोल सकते हैं हम एटलीस्ट 20-25 हज़ार लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर चुके हैं अभी तक। और आपका पूरा बिजनेस बाहर भी फैला हुआ है, फॉरेन्स में भी? हम इंडोनेशिया में 2 साल पहले हमने लॉन्च किया, बट वो अभी नेसेंट स्टेज पे, क्योंकि हमारा एक लाइसेंस का एक पार्ट अभी भी बाकी है आना, राइट। बट वो वहाँ पे हम ऑफलाइन वे में बिजनेस कर रहे हैं आज। ग्रेट। ऑनलाइन अभी हो जाएगा नेक्स्ट 6 से 9 महीने में। जैसे ही लाइसेंस आ जाएगा होपफुली वो भी वहाँ पे चालू कर देंगे हम। ग्रेट। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जल्द से जल्द आपको सक्सेस मिले और आपका बिजनेस 200 कंट्रीज में फैले। सर अभी एक कंट्री में ही मतलब हम कुछ इम्पैक्ट धीरे स्टेप बाय स्टेप आराम से। बट हमारे देश में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि मैं बाहर जाने का भी, मतलब जब हमने इंडोनेशिया किया हमें इंडिया की बहुत याद आई, क्योंकि वहाँ के लोग और हमारे लोग में बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ है। या आपका
वहाँ का पॉपुलेशन और हमारा पॉपुलेशन का जो इनकम भी है वो एक लेवल का ही है अभी, यस यस यस, राइट। तो वो सोच के हम गए थे वहाँ। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो अगले 5 साल में मुझे लगता है कि इंडिया में ही इतनी अपॉर्चुनिटी है और इतना करने को है कि मुझे नहीं लगता मैं कोई दूसरे देश में जाने की सोचूंगा अभी एटलीस्ट। यस यस, But ये आपके, यस प्लीज, टाइम की बात है। अगर कुछ चेंज हो जाता है, जैसे हमारा तो रेगुलेटेड बिजनेस है, तो अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो हमें तो चेंज होना ही पड़ेगा उसके साथ। राइट राइट राइट। बोलिए सर। आपके इसी बात को थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। हमने मिशन, चार्ट कमांडोज ने मिशन लिया है कि 21 करोड़ लोगों तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचाएंगे। परफेक्ट। तो इसके अंतर्गत हम वाह इंडिया मिशन चलाते हैं, यानी वेल्थ भी हेल्थ भी दोनों चीज़ें लोगों को मिले और उनके ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए। और इसको हम गांव-गांव जाके, शहर जाके छोटे मोटे प्रोग्राम्स लेते हैं और लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। पहले मैं क्या करता था कि लोगों की ये प्रॉब्लम होगी ये सोच के काम करता था, लेकिन एक्चुअल जब मैं ग्राउंड पे गया तो लोगों की प्रॉब्लम अलग ही निकली। और टू द पॉइंट ऑफ इंश्योरेंस, जब मैं लोगों से मिलता हूँ या हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम बताते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के बाकी तो इन्वेस्टमेंट वगैरह पार्ट है, लेकिन इंश्योरेंस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड उसमें टर्म इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में लोगों को पूछते हैं, और वो तो जनरली मिडिल क्लास जो है, या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, तो वो इंश्योरेंस और स्पेशली टर्म इंश्योरेंस की तरफ पीठ दिखाते हैं। क्या लगता है आपको, ये क्यों ऐसा होता है? सर मैं समझाता हूँ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले हम समझते हैं हमारे देश में हमारी कल्चर जो जिस तरीके से हमें पला बड़ा किया है, तो सबको ऐसे लगता है कि मैंने आपको कोई पैसा दिया तो मुझे कुछ मिलना चाहिए सामने से, राइट। अगर कुछ नहीं मिला तो आप बोलोगे अरे ये तो चोर है, हाँ, इसने तो फ्रॉड किया है, ये पैसा लेके गया मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए बहुत नया है इन अ लॉट ऑफ वेज। और दूसरी एक और चीज आपको समझनी चाहिए कि इंडिया में 2000 से पहले सिर्फ LIC था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस हुआ बाद में। और LIC सबसे ज्यादा जो प्लान बेचता है वो इन्वेस्टमेंट प्लान बेचता है जिसमें इंश्योरेंस होता है, राइट। तो टर्म इंश्योरेंस एक तो इंश्योरेंस फर्स्ट प्लान है। अगर हम बाकी देशों की बात करें, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, तो वहां पे तो लोग जैसे ही अपनी सैलरी कमाना चालू करते हैं पहले टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं, राइट। क्योंकि वहां पे जैसे ही आपकी इनकम होगी तब आप पहले इंश्योरेंस में डालोगे, क्योंकि वो आपका प्रोटेक्शन लेयर बन जाता है पहले। और उसमें 2 प्रोडक्ट है, आपने सही बोला, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, यही 2 प्रोडक्ट्स है। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लेयर बनता है। इंडिया में उल्टा होता है, पहले जैसे ही पैसे बचते हैं आप या तो गोल्ड में पैसा डालोगे, या तो आप SIP में पैसा डालोगे, या तो कहीं कोई और इन्वेस्टमेंट में पैसा डालोगे। इंश्योरेंस की आपको याद तब आती है जब आपको जरूरत पड़ती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कस्टमर आते हैं, बोलते सर मुझे डेंगू हो गया, मुझे इंश्योरेंस मिलेगा अभी? मैं बोलूँगा सर, तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती कि जब आपको इंश्योरेंस चाहिए किसी को आपको देना नहीं होता, बट जब आपको नहीं चाहिए, मतलब आप एकदम फिट एंड फाइन हो, तब आपको खरीदना चाहिए, पहली बात। यस यस, ग्रेट सेंटेंस, यस। मतलब ये आज के सबको ऐसे लगता है कि मैंने पैसे दिए और मुझे क्लेम करना चाहिए। अगर आप क्लेम करोगे इंश्योरेंस में, हेल्थ या टर्म में, या तो आप खुद क्लेम करने के लिए रहोगे नहीं टर्म में। हेल्थ में अगर आप क्लेम करने की ट्राई करोगे तो आप हॉस्पिटल में पड़े रहोगे अगर आप क्लेम डाल रहे हो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट्स ऐसे है कि आपको दुआ करनी चाहिए भगवान को कि कभी क्लेम करना ना पड़े। यस यस यस, बिकॉज अगर आप देखोगे हम सब बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो वही इसका ट्रू मीनिंग है। ये प्रोडक्ट तभी यूज होना चाहिए जब जरूरत पड़ी, अगर कोई घटना हो गई और हमें इसकी जरूरत पड़ी तो। इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा कि मुझे भी जब मेरे लाखों स्टूडेंट्स हैं और लाखों फॉलोअर्स भी हैं, तो जब वो उसमें से बहुत सारे लोग मुझे जब क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं तो ट्रेडर है, मेरे पास पैसा भी है और वो पोर्टफोलियो भी बना रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी है। समझो जो बंदा हमारे पास 20-25-30 हज़ार सैलरी वाला है, उसका भी लाखों में पोर्टफोलियो है, तो मुझे क्यों लूँ मैं इंश्योरेंस, या हेल्थ इंश्योरेंस भी क्यों लूँ? तो हम उनको क्या बताते हैं कि वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर तो हम उनको ये बताते हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट किया है आपने, समझो अगर आपको कुछ हो गया तो वो जिस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट आपने किया है, समझो घर के लिए पैसा जमा किया आपने, आपको कार बाय करनी है, घर करनी है,
और अचानक से एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया जो घटना नहीं चाहिए, तो वहाँ पे वो पैसा आपको निकालना पड़ेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो इसके लिए आपको निकालना चाहिए। तो ये हम बताते हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए? सर दो चीज़ है, एक तो आपके पास इनकम है, आपको आपकी इनकम को प्रोटेक्ट करना है। राइट। मतलब प्रोटेक्ट मतलब दो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। आज आप 25-30 हज़ार कमा रहे हो, अज्यूम करते हैं कि अपना इन्फ्लेशन 7% या 8% के ऊपर इन्फ्लेशन रेट है। मेडिकल इन्फ्लेशन एक्चुअली देश में डबल है इसका, 12 से 15% है ऑन एन एवरेज। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि टर्म इंश्योरेंस आपकी इनकम है, आप इनकम को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मतलब आप 25 हज़ार आज कमा रहे हो, 10 साल बाद तो आप 25 हज़ार नहीं कमाओगे, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर ये 10 साल में आपको कुछ हो गया, आपके घर पे आपके माता पिता है, आपकी बहन है, आपकी शादी हो गई है, तो बीवी और बच्चे हैं, राइट। तो इनका क्या होगा? और आपकी बीवी और बच्चे तो शायद काम नहीं कर रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन जिनके फैमिली में दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, वर्सेस थोड़े फैमिलीज में वाइफ काम नहीं करती, तो इन दैट केस फैमिली पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है, राइट? अब अगर मैं आपको पूछूंगा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 25-30 हज़ार कमा रहा है, वाइफ है और एक बेटा है। अब हस्बैंड को नेक्स्ट 10 साल में कुछ हो जाता है, वाइफ तो कमा नहीं रही है, हस्बैंड 30 हज़ार कमा रहा था, 10 साल में अगर हम 10% भी पकड़े, ये 30 हज़ार का तो एक बढ़िया अमाउंट हो गया होगा, साइजेबल, हाँ, महीने का सैलरी। तो उसके हिसाब से उसने अपने वाइफ की और अपने बेटे की लाइफस्टाइल भी अपग्रेड की थी। अब अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी वाइफ और बेटा क्या वो लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाएंगे? तो वो पहली बात सोचने की है। दूसरी बात हमें सोचनी एक और चीज है कि बेटे का आगे का फ्यूचर एजुकेशन, घर, अगर घर खुद का नहीं है, एजुकेशन, पैसा कहाँ से आएगा, राइट? और ये सारे पैसा शादी का पैसा आगे जाके अगर वो चाहता है, और अगर उसको कुछ हो गया तो कहाँ से ये सारे नीड्स मेट होंगे? उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से अगर हम पकड़ ले 10-15% एवरेज रिटर्न मार्केट का भी, अगर लाखों में भी है, 10 लाख का 10 साल में कितना पैसा होगा? आप गिन लो वो कैलकुलेशन करके। और आप अगर 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हो और तीसरे साल में डेथ हो जाती है, तो सीधा 2 करोड़ फैमिली को मिल जाता है, जो वापस इन्वेस्ट हो सकता है अच्छी जगह पे, सो दैट कि वो फैमिली को तकलीफ ना हो। यस, जो बंदा गया है उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बंदे बचे हैं वो एक अच्छी जिंदगी जी सके ना, बिना टेंशन के, बिना कुछ काम करके, बिना प्रेशर के। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली को वो ऑप्शन हो आपकी फैमिली के पास, तो आपको टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको सबसे जल्दी करना चाहिए। राइट। जब आप 22-23 की उम्र पे टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो, 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस का पूरे साल का कॉस्ट मेरे हिसाब से 6 से 8 हज़ार रुपए है, पूरे साल का, एक टर्म का 60 साल तक का, पर ईयर का प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। अब 6 से 8 हज़ार रुपए सर हम बाहर खाने में निकाल लेते हैं आज। यस। कहीं पे आप 3 बार चले गए तो बस होटल में ही चले जाते हैं। तो ये हमारा माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये और जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप और खरीदो टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि आप जैसे आपकी इनकम बढ़ा रहे हो, आप अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल भी तो अपग्रेड कर रहे हो। यस। ग्रेट। राइट, उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए। अभी जो हमें देख रहे हैं हमारे चार्ट कमांडोज, उसमें ऐसे भी कुछ लोग हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या है उसका बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए ना। तो टर्म इंश्योरेंस बेसिकली ये एक टाइप का इंश्योरेंस है जिससे क्या होता है कि अगर जो टर्म इंश्योरेंस खरीदता है, अगर उसको कुछ हो जाता है, जैसे डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके फैमिली या उसके नॉमिनी, जो भी उसने नॉमिनी किया हुआ है ब्लड रिलेशन में, उसकी मॉम, डैड, वाइफ या बेटा, उनको वो एक कॉर्पस वन टाइम मिल जाता है। अगर 1 करोड़ का लिया है तो 1 करोड़ का है। आज हमारे देश में सबने LIC की पॉलिसी ले रखी है, राइट, बट वो इन्वेस्टमेंट की तरह ले रखी है। मतलब जिसमें उनको आपको इतना बड़ा कवर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा से 10 लाख ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, और फिर बाद में जाके आपको इनकम जनरेट होगा आपका 50,000 60,000 पर मंथ या जो भी है फॉर द नेक्स्ट 15-20 इयर्स, पर उससे आपका काम नहीं चलेगा। राइट। सो इसलिए ये एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है कि अगर कुछ हुआ तो आपको आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा कि उनको कोई तकलीफ ना हो आगे। इसको ही कनेक्ट करके एक क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग में। बोलो सर।
कि मैं इन्वेस्टमेंट सेक्टर से हूँ, यानी स्टॉक मार्केट से हूँ, आप इंश्योरेंस सेक्टर से है, राइट। तो ये लोग जो है जनरली क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कंबाइनली खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं शायद उसको, एंडोमेंट प्लान या यूलिप यूलिप प्लान, प्लान। राइट। तो ऐसे जो प्लान होते हैं, तो क्या मिडिल क्लास को ऐसे प्लान के साथ जाना चाहिए या इन्वेस्टमेंट सेपरेटली, जैसे कि हम लोगों को बताते हैं आप एसआईपी सेपरेट करो और टर्म इंश्योरेंस ले लो, राइट। आपका इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कंबाइन मत करो। क्या हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक? सर यू आर परफेक्टली ऑन द राइट ट्रैक। ओके, राइट। अब हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। जो भी ये खिचड़ी बनाएंगे ना, इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा वो तो आप बता सकते हो खुद ही। आप आईआरआर कैलकुलेट करके बता दो ये सारे प्लान्स का, राइट। और वो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, वो तो मैथ ही है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। और इंश्योरेंस प्योर जो टर्म और रिस्क प्लान होता है वो प्योर सिर्फ बेनिफिट के लिए होता है। मैं तो हमेशा यही इमेजिन करता हूँ कि मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस जल्दी क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि अभी जो मैं प्रीमियम भर रहा हूँ वो ज्यादा भर रहा हूँ। क्योंकि अगर ये सेम चीज जो मैंने अगर 22-24 साल की उम्र में किया होता तो मेरा जो प्रीमियम होता वो कम होता। और अच्छी बात टर्म इंश्योरेंस की ये है कि प्रीमियम बढ़ता नहीं है, वो ही रहता है नेक्स्ट 10-20-30 साल तक, जितना भी आपने टेन्योर लिया हुआ है। यानी जो भी अभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं पॉडकास्ट को, उनको अभी के अभी जाके टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, बशर्ते आपका एज कुछ भी हो। तो परफेक्ट, आपके पास इनकम है तो आपको लेना चाहिए अभी। हाँ, शुरू सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो को अभी जाके लेना चाहिए। और गुड न्यूज़ ये है कि हम शाश्वत ग्रोथ के अंतर्गत हमारी टीम है और हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8208247170 पे, तो व्हाट्सअप कर सकते हो, या पीएफपी बोल के पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं हम, हमारी टीम, राइट। तो उस पर भी आप पूछ सकते हो। और जल्द से जल्द ये डिसीजन लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस का, और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी हमें जल्द से जल्द अचीव करना चाहिए, क्योंकि हम हमारा जो टाइम है उसको हैप्पीली स्पेंड कर सके, और मेरा टाइम और मेरा एंजॉय और मेरी लाइफ मैं एक अच्छी तरीके से जी सकूं, ऐसा आप डिसाइड कर सकते हो। और अभी के अभी टर्म इंश्योरेंस के बारे में कंसल्टेशन लीजिए। तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये क्लियर हो गया कि हमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कंबाइन नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, परफेक्ट, राइट। तो उसके वो किधर भी मैच नहीं होता। फिर भी यही प्लान को प्रमोट किया जाता है, एंडोमेंट प्लान या मनी बैक प्लान या यूलिप प्लान को ही। क्या कुछ एजेंट इस कमीशन के लिए करते हैं सिर्फ, ऐसा कुछ है? सर मल्टीपल रीजन है, उनको सिखाया ही ये गया है बेचने के लिए। ये एजेंट की भी मैं गलती पूरी नहीं बोलूंगा, नहीं, थोड़ी तो गलती सबका तो बिजनेस है, थोड़ी गलती उनकी भी है, थोड़ी गलती इंश्योरेंस कंपनी की भी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का सबसे ज्यादा फायदा ऐसे प्लान्स में होता है, राइट। और ये प्लान्स वो बेचते आए हैं, राइट। अगर आप 2 लोग ये सारे प्लान्स जो आप बोल रहे हो बेचते हैं, अगर आप IRDAI की रिपोर्ट देखोगे 30% बेचने वाले बैंक्स है, बैंक के ब्रांचेस है और बैंक के मैनेजर्स है, और बाकी 60% अपने एजेंट्स है। शॉकिंग, राइट। और प्रॉब्लम क्या है कि आदमी को समझ में नहीं आता कि वो क्या साइन कर रहा है, राइट। किसी ने बैठ के समझाया नहीं है कि आपको पैसा कितना मिलेगा, और बैक कैलकुलेट नहीं किया है। हमारे एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपने वही पैसा गोल्ड में डाल दिया होता तो शायद आपका ज़्यादा बन गया होता अभी तक। जैसे आपको पता ही है अभी अगर आप आज की तारीख पे, और हमेशा जब रिटर्न्स कैलकुलेट करते हो आप एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम करते हो, और बैकवर्ड फिर देखते हो कि मेरा कितना बना, राइट। अब सेम चीज़ आपको इंश्योरेंस में करनी चाहिए ऐसे प्लान्स में, राइट। मेरे हिसाब से तो यू विल बी बेटर ऑफ कि अगर आप ये प्लान्स खरीदो ही ना, राइट। हम हमारे कंपनी में भी ये प्लान्स बेचते नहीं है आज। जैसे कि फॉर एग्जांपल दारू के दुकान तो बंद नहीं होंगे, हाँ। हमें ही तय करना होगा कि हमें नहीं पीना है, परफेक्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। हर सिगरेट के पैकेट के पीछे लिखा हुआ है कि धूम्रपान हानिकारक है हेल्थ को, बट फिर भी लोग पीते हैं सिगरेट। और मुझे बचपन में लगता था कि अगर ये मत पियो बोलते हैं, लेकिन इन कंपनियों को बंद क्यों नहीं करते, ऐसा मुझे लगता था।
लेकिन अभी मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ और अभी वो यहाँ पे बात नहीं कर सकते हाँ। नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, नहीं, लेकिन नहीं। हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, हमें लोगों के भले के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो उनको करना किस अच्छा गाइड कैसे कर सकते हैं। तो बशर्ते कितने भी सिगरेट हो या कितने भी दारू की दुकान हो, आपको पीना है नहीं पीना है ये आपकी है। चॉइस है, राइट। और हैप्पीनेस इज चॉइस, लाइफ इज चॉइस, और ये सारा चॉइस का गेम है। और अगर हमें पूछ रहे हो आप और रुचिर जी को पूछ रहे हो तो यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी फोकस करना चाहिए। और ये पॉडकास्ट टर्म इंश्योरेंस के लिए स्पेशली चल रहा है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग इंडिया में रहते हैं और मैक्सिमम लोगों की जो सैलरी है, मैंने तो पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था कि अगर आपकी सैलरी 20 से 25 हज़ार या उससे ज़्यादा है तो आप इंडिया के टॉप 10% में आते हो। तो इतना तक है। तो ये सारे लोग जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में आते हैं, तो उन्होंने एग्जैक्ट कौन से इंश्योरेंस लेना चाहिए? सर, एक तो बेसिक टर्म इंश्योरेंस ले ही लेना चाहिए उनको। टर्म इंश्योरेंस कोई भी कंपनी का 25 से 50 लाख बेस्ड ऑन इनकम मिल जाता है। अब मैं समझाता हूँ मैंने 25 से 50 क्यों बोला, राइट। अगर आप 25,000 बोल रहे हो कि वो कमाता है या 30,000 कमा रहा है, तो 3 से 3.5 लाख या 3 to 3.6 लाख पर एनम की सैलरी ब्रैकेट में है। अगर आपकी एज बिलो 30 है तो आपको 20 to 30 टाइम्स ऑफ योर इनकम मल्टीपल मिल जाता है ऑफ कवरेज। तो विच मीन्स अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो आपको 60 लाख तक मिल जाना चाहिए। 3.5 है तो 75 तक मिल जाएगा शायद, राइट। तो उतना इंश्योरेंस आपको ले लेना चाहिए आपकी फैमिली के लिए या आपकी खुद की इनकम प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में जब हम जॉब चालू करते हैं तब हमारी सारी जो पैसा हम कमाते हैं वो डे टू डे में ही खत्म हो जाता है, राइट। और 2 साल बाद नीड्स में 2 साल बाद हमारे पास बचत करने का टाइम आता है। तो ये प्रोडक्ट जो आप समझ रहे हो ना, ये आपकी नीड है, राइट। इसको नीड समझ के ले लो, खरीद लो, राइट। क्योंकि बाद में अगर आप खरीदने जाओगे, जो मैंने 6-8 हज़ार रुपए बोले, हर 2-3 साल में ये 6-8 का 8-10 होगा, 8-10 का 10-12 होगा, 10-12 का 12-14 होगा, और ये बढ़ते ही जाएगा विथ एज, रिस्क इंक्रीजेस। और उसमें भी एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई कंडीशन हो गई पहले से, कि आपको डायग्नोस हो गया अस्थमा, बीपी या ऐसी कोई कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, तो प्रीमियम और बढ़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपकी तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है टू फॉल सिक और टू इवन गेट अटैक्ड बाय अ पर्टिकुलर डिजीज। तो इसीलिए आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा कंपेयर टू समवन जो एकदम हेल्दी है, फिट एंड फाइन है। तो मेरे हिसाब से जैसे ही आप काम चालू करते हो और आपकी हेल्थ बहुत ही बढ़िया है, तो आप जाके खरीद लो सर, जितना मिल रहा है उतना खरीद लो। मुझे याद आया, जैसे हम क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग भी बोलते हैं लोगों को, कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड की अभी ज़रूरत है, राइट, पैसे की ज़रूरत है और क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मत यूज़ करो। और अगर आपको अभी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा सेविंग पड़ा है, सब कुछ है, तब ज़रूर यूज़ करो आप क्रेडिट कार्ड को। तो सेम बोले सर, सही बोले आप। यस, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज़ करना है। yes. तो ये स्पेसिफिक एज ऐसा कुछ पकड़ना है या फिर आप जहाँ पे जो सुन रहा है तभी निकाले, कैसा? सर, जितना जल्दी हो सके तभी निकालना चाहिए। तो मेरा थंब रूल ये कहता है कि 22 साल से 21-22 साल से लेके आप 45 साल तक खरीद सकते हो। 45 के बाद खरीदने का आपके लिए सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि 2 प्रॉब्लम्स है इसमें। 45 के बाद प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और आप खरीदते हो आपकी रिटायरमेंट एज के लिए तक ही। आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप खुद की इनकम को प्रोटेक्ट कर रहे हो या आपकी आमदनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो? और आप कमाने वाले हो 60-65 साल तक, उसके बाद तो रिटायर ही होना है हमें। तो इन दैट केस तो 45 साल की उम्र पे आप खरीदोगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। तो जितना जल्दी हो सके उतना खरीद लो, लॉक कर लो प्रीमियम एक तरीके से, कि आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, आपके पास कोई डेट होता है या आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, तो आपको वो कर्जा आपके, अगर और आपने टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, तो आप अपनी वाइफ को नॉमिनी बना सकते हो पॉलिसी लेने के टाइम अंडर MWP एक्ट, जिसमें ग्रेट 2 चीज़ें होती है। एक तो कि अगर लेनदार पैसे लेने आया, उसको वो ये टर्म इंश्योरेंस का पैसा एक्सेस नहीं कर पाएगा,
वो एक ट्रस्ट बना देती है इंश्योरेंस कंपनी, जिससे सिर्फ वाइफ और आपके सन के लिए ये पैसा यूज होगा, राइट। तो अगर आप बिजनेस में हो तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर पॉलिसी ले। आपने पॉलिसी ले ली और फिर आप अगर ये एक्ट अप्लाई करने की ट्राई करोगे तो वो अलाउड नहीं है। ये थोड़ा डिटेल में समझाइए कि कैसे ये एमडब्ल्यूपी क्या होता है और तो कैसे उसमें क्या होता है ना कि इट्स अ मैरिज वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, हाँ। ठीक है, तो इसमें सिंपल है कि अगर हस्बैंड ने बाहर से कर्ज लिया हुआ है, बहुत सारा कर्ज लिया हुआ है और हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो वाइफ काम तो नहीं करती है, हाँ, तो वो कहाँ से ये कर्ज वापस करेगी? इनकम तो नहीं है। और अगर हस्बैंड के नाम के जो एसेट्स है उस एसेट्स पे तो ये लोग अपना कब्जा डालेंगे, तो ये कैसे जिएगी फिर? फिर वो जिएगी कैसे? हाँ, तो इसलिए जब वो टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो और अगर आप एमडब्ल्यूपी एक्ट को टिक मार्क करते हो जब आप खरीद रहे हो, हाँ। तो ये पैसा 100% प्रोटेक्टेड है। कोई अपार्ट फ्रॉम द वाइफ और उनका जो बेनिफिट नॉमिनी या बेटा ओके, है ग्रेट, हाँ। वो टच नहीं कर सकता इस पैसे ये को। मुझे भी पता नहीं था। और ये एमडब्ल्यूपी में टिक करना इतना ही है या इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है फिर? नहीं सर, बस टिक करना है आपको, कोई चार्ज कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कुछ नहीं, कोई चार्ज सिर्फ नहीं है। टिक करना है। टिक करना है और ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के सिनेरियो में अप्लाई होता है सर। तो सो विच मीन्स कि आप अगर नॉमिनी अपनी बहन को या किसी को अप्लाई कर रहे हो तो ये अप्लाई नहीं होगा। यस, तो बिल्कुल आप अगर आपके वाइफ से करते हो प्यार तो कैसे कर सकते हो एमडब्ल्यूपी से इनकार? यस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और आपने कवरेज कितना चाहिए वगैरह तो बताया ही है आपने, लेकिन किसी व्यक्ति को वो क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए कि खुद का कवरेज चुनने के लिए? इसमें एक और क्राइटेरिया है जो हमने बात नहीं की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो मैं भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ झगड़ा करता रहता हूँ कि क्वालिफिकेशन से तो इनकम का कोई कोरिलेशन नहीं है, पर ये बात ये समझते नहीं है। तो अभी थोड़े थोड़े रिलैक्सेशंस आए हैं, बट फिर भी उनको चाहिए कि आप 12वीं पास हो या एक ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या उसके ऊपर पर्टिकुलर आपका एजुकेशन होना चाहिए। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट के लिए। अगर आप देखोगे आज वरना आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट का आपका, अरे बाप रे, हाँ। तो वो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनकम के अलावा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि आईटीआर भी कंपलसरी है। यस, कि अगर जिनके पास 2 साल के आईटीआर नहीं है तो वो नहीं ले सकता। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 3 साल के लगते हैं सर हमें। ओके। बट अगर आप सैलरीड हो तो 3 महीने की सैलरी स्लिप लगती है। तो ये और 3 महीने की सैलरी स्लिप और 6 महीने की क्रेडिट बैंक अकाउंट में सैलरी हो रही है यानी। क्योंकि इसमें है ना इंश्योरेंस कंपनी को भी ये समझ में आ गया कि बहुत लोग फ्रॉड भी करते हैं बहुत इसमें, तो इसीलिए ये सारे चेक्स है, बैलेंसेस है। ये फ्रॉड यानी किस टाइप के फ्रॉड होते हैं इसमें? सर अलग ही टाइप के, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स भी निकले इस टर्म इंश्योरेंस में कि आदमी ऑलरेडी नहीं है और उसके उस टर्म इंश्योरेंस निकाला है और फिर डेथ सर्टिफिकेट बाद में फच करके नए डेट यानी जो ऑलरेडी मर चुका है उसका इंश्योरेंस निकाला और फिर वो मर गया है ये प्रूव करके 2 साल बाद पैसे निकाल लिए कंपनी से। बाप रे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पता चलती है हमें बाद में धीरे धीरे, राइट। दूसरी चीज़ एक और क्लॉज है टर्म इंश्योरेंस में कि आप पहले साल में अगर सुसाइड कमिट करते हो तो आपको पैसा नहीं मिलता। आप खरीदते हो और आपने सुसाइड कमिट किया तो सुसाइड कमिट किया इन द सेंस कि डेथ ड्यू टू सुसाइड अगर होता है और वो अगर फर्स्ट ईयर ऑफ पॉलिसी लेने में ही होता है तो आपको सिर्फ आपका प्रीमियम वापस मिलेगा, सम इंश्योर्ड नहीं मिलेगा जिसका आपने कवरेज लिया हुआ। सुसाइड यानी ये गुनाह है? हाँ, एज पर आवर इंडियन लॉ। हाँ, ओके, यू आर राइट। बट वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं पॉलिसी में, राइट। तीसरी चीज़ होती है कि आपका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ और आपको पता है कि आपको कोई कंडीशन है और आपने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई तो भी आपके क्लेम में प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती है क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं डिस्क्लोज किया कि आपको ये कंडीशन है। राइट। तो इसीलिए जब हम यंग होते हैं या हम मेरा पॉइंट यही है कि आप जब हेल्दी हो, यंग हो, 22 से 25 26 साल के हो, ले लो सर, बेस्ट टाइम है लेने का। तभी मेडिकल चेकअप भी करवा लो और मेडिकल चेक खुद का पहले करवा लो कि यार कुछ सब सही है या नहीं, उसके बाद अप्लाई करो इंश्योरेंस। लेकिन समझो लेने के लिए तैयार है, समझो हमारे जो
चार्ट कमांडो से इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार है, लेकिन उनको टर्म इंश्योरेंस लेने में दिक्कत आती है। जैसे कुछ लोगों के पास आईटीआर नहीं है, या किसका इनकम प्रूफ नहीं है, या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ दिक्कत आती है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आम आदमी ने जिसका क्वालिफिकेशन कम है, या समझो आईटीआर का प्रॉब्लम है या कुछ, तो उन्होंने टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए सर। हाँ। प्रॉब्लम इज कि उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट का ही मिलेगा, एक अमाउंट के ऊपर नहीं मिलेगा इनकम के हिसाब से, राइट। 25-50 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा सबको, बट उससे ज़्यादा अगर चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। बट इंश्योरेंस कंपनी भी अभी स्मार्ट हो गई है, 2-3 चीज़ें करती है कि आपके नाम पे गाड़ी है, आपने गाड़ी खरीदी है, आपके नाम पे फ्लैट है आपका, तो वो उसको प्रॉक्सी लेके आपको अंडरराइट करने की ट्राई करती है कि आपकी इनकम क्या होगी, ओह, राइट। ओके। बट उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अब ये सब इंश्योरेंस कंपनी कर नहीं रही है, थोड़ी करना चालू किया है, और आगे बढ़ के सेक्टर भी इवॉल्व हो रहा है सर। ये पूरा कि टर्म इंश्योरेंस को कैसे प्रमोट करें। जैसे आपके इन्वेस्टमेंट में हम हर रोज टीवी पे देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, आईपीएल के टाइम एड्स, उसके एड्स Right. देखते रहते हैं, राइट। अभी तक ये सेक्टर में वैसा कुछ हुआ नहीं है, राइट। तो हम हमारा काम कर रहे हैं जितना हम कर सके, बट ऐसी चीजें होनी चाहिए कि लोगों को पता चले। वैसा इवोल्यूशन अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है अभी तक सर। चलो, इस पॉडकास्ट से कुछ तो भी इवोल्यूशन हो, हाँ। कुछ और लोगों के पास हम पहुंचे। यस। और बहुत तो एग्जैक्टली अगर टर्म इंश्योरेंस मुझे मेरी इनकम के हिसाब से लेना है, तो एग्जैक्ट क्राइटेरियाज क्या है फिर फाइनल? सिंपल है सर, आपकी इनकम का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो वो एलिजिबिलिटी आपको मीट करना है। दूसरा, आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी प्रूफ होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर है, और आपके पास इनकम प्रूफ में 3 साल के आईटीआर, या 3 महीने के सैलरी स्लिप्स और 6 महीने का बैंक क्रेडिट ऑफ द सैलरी है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी लेने में। ग्रेट ग्रेट। बट अगर ये इसमें कहीं पे भी आपके पास कुछ नहीं है, तो केस बाय केस बेसिस पे हमें फिर इंश्योरर से बात करके काम करवाना पड़ता है। और वो बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत केस बाय केस बेसिस है, जिसका कोई थंब रूल नहीं है आज मेरे पास आपको देने के लिए। राइट राइट। हम भी लोगों को यही बताते हैं, जब भी हम चावड़ी प्रोग्राम एक हमारा है, जो हम छोटे छोटे गांव में, वस्तु हमने खेतों में भी लिया है चावड़ी प्रोग्राम, जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें भी हम डायरेक्टली लोगों को बताते हैं कि आप चाहे आपका इनकम कम हो या कितना भी हो, आईटीआर भरो। राइट। इम्पोर्टेंट तो है वो बहुत। लोगों को ये डर लगता है कि आईटीआर भरेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आपका चलो अब तक 12 लाख तक टैक्स भी नहीं है, अभी उसमें क्लॉज है, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आपका इनकम कम है या नहीं है, फिर भी आप आईटीआर भरो, जो कि आपके और भी कामों को आएगा। जैसे बैंक को आपका एक क्रेडिट बन जाएगा और एक आपका बेस बन जाएगा, तो आईटीआर तो भरना ही चाहिए, और उसे हम प्रमोट करते हैं। और उसके साथ साथ टर्म इंश्योरेंस भी निकालना चाहिए। और आपने बहुत, मुझे वो अच्छा लगा आपका पॉइंट जो बोला आपने, कि इसको हमें नीड्स में डालना चाहिए। एग्जैक्टली सर। तो हमारा 6 अकाउंट सिस्टम बनाया है हमने फाइनेंशियल फ्रीडम का। तो उसमें हमने अलग अलग, जो एक अकाउंट में सैलरी आती है, उसको हम 6 अकाउंट में डिवाइड करते हैं, और 50% उसका जो भी आपका इनकमिंग है उसका 50% हमने नीड्स को रखा है। तो इंश्योरेंस हमने नीड्स में डाला है ऑलरेडी। यस सर। वो हमने वैसे ही होना चाहिए। हाँ, तो जो वैसे नहीं सोचते हैं ना, उनको उनका ये जो पैसा बच भी रहा है ना, वो खत्म हो जाता है। यस, राइट, झट से खत्म हो जाता है। क्योंकि आजकल अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, कोई भी कुछ आपको हो गया, ट्रीटमेंट लेनी है, तो कॉस्ट बहुत बढ़ते जा रहा है हर चीज का। एग्री। ठीक है, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, ये हमने स्पेसिफिक टर्म इंश्योरेंस और क्लाइंट या जो लेना चाहता है उसके रिगार्डिंग। लेकिन कंपनी हमें कौन सी चुननी चाहिए, या कौन सा टर्म चुनते वक्त हमें क्या देखना है कि उस कंपनी में या उस प्लान में स्पेसिफिकली? सर, टर्म इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, तो उसमें कुछ ज़्यादा चुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको टिप्स दे दूंगा बहुत सिंपल। अगर कंपनी लिस्टेड है और रेगुलेटेड है और बड़ी है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में क्लेम तो आप कल नहीं मांगने वाले मुझसे या कंपनी से, तो कुछ होगा तो 10-15 साल 20 साल के बाद ही कुछ होता है, राइट।
तब वो कंपनी भी होनी चाहिए ना सर, हमें वो भी तो देखना है। बढ़िया। हाँ, तो अगर वो कंपनी नहीं रहेगी तो आपको पैसे कैसे देगी? राइट। तो वैसी कंपनीज के पास जाओ। ये सेक्टर वैसे तो रेगुलेटेड है पूरा, राइट। हमारे पास एक रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI जो इंश्योर करता है कि ये सेक्टर स्टेबल रहे। राइट। बट आपको फिर भी आपके पर्सनल, अब वही है कि अगर आपको ऐसे कंपनीज भी है जो आपको टर्म इंश्योरेंस सस्ते में लेगी, बट फिर वो ब्रांड नहीं है। और जो ब्रांड्स है जैसे आप SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, ये सारे लिस्टेड कंपनीज है, राइट। तो इन पे स्क्रूटिनी डबल होती है, क्योंकि ना सेबी को भी उनको रिपोर्ट करना पड़ता है और IRDAI को भी रिपोर्ट करना पड़ता है। राइट। LIC भी अभी लिस्टेड ही है। तो ये सारी कंपनीज में रिलेटिवली आपका रिस्क कम हो गया है, राइट, कंपेयर टू अदर कंपनीज। वैसे ये नहीं है कि वो दूसरी कंपनी अच्छी नहीं है, जैसे टाटा AIA है, लिस्टेड नहीं है तो क्या है, बट सालों से कंपनी चल रही है, अच्छे से चल रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आया, राइट। आप उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियोज देखो, आप उनके कस्टमर्स के साथ बात करो जिन्होंने क्लेम किया हुआ है कि उनको कितनी तकलीफ हुई थी, नहीं हुई थी। या जब खरीद रहे हो तो आप वो बंदे से पूछो कि आप मुझे ऐसे कस्टमर से बात करवा लोगे, मेरी किसी कस्टमर से बात करवाओ, या आप उनके ऑनलाइन रिव्यूज चेक कर लो। बहुत सारे तरीके हैं सर वो फिगर आउट करने के लिए, और अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप देखो कि आप कौन सी कंपनी का टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हो। आप खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी चॉइस है उस कंपनी से खरीद लो आप। राइट। एक लोगों को मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं कि जिस भी कंपनी का हम नाम ले रहे हैं या किस प्लान को हम डिस्कस कर रहे हैं, यह हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी इसको एज अ एडवाइस ना समझे, और वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी कंपनी, तो वो रिसर्च आपको करना है, राइट। हाँ, फ्री कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो। दूसरा कि क्या लेना चाहिए प्लान में, राइट। सो अब जब हमने प्रोटेक्शन लेयर की पहले बात की थी, तो उसमें मैंने हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस 2 प्रोडक्ट्स बोले। तो हेल्थ के अंडर पर्सनल एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस, बेस प्लान और सुपर टॉपअप, ये 4 प्लान्स आते हैं, राइट। अब पर्सनल एक्सीडेंट और क्रिटिकल इलनेस आप टर्म इंश्योरेंस के साथ राइडर की तरह भी खरीद सकते हो, ओके। हाँ। राइट। अब इसमें 2 एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। अगर आप इंडिविजुअली खरीदोगे क्रिटिकल इलनेस प्लान, तो आपको कवरेज ऑफ कंडीशंस या डिजीजेस ज़्यादा मिलेगा। ओके। सो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इंडिविजुअली खरीदता हूँ तो मेरे मे बी 90 इलनेसेस कवर्ड होंगी क्रिटिकल इलनेस में, राइट। अगर मैं टर्म के साथ खरीदता हूँ मे बी 30-35 का ही कवरेज मिलेगा मुझे, बट ये महंगा है और ये थोड़ा सस्ता है। तो आपके बजट के हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो कि ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, हाँ। कि राइडर्स यानी क्या, यानी हाँ। एक आम आदमी को वो कैसे मतलब निकाले, और वो हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सो टर्म इंश्योरेंस में तो मैं बोलूँगा आपके बजट के हिसाब से आपको चेक करना चाहिए, राइट। कि आपके पास पूरे इंश्योरेंस में आपकी इनकम के हिसाब से अगर आपका आउटगो ज़्यादा हो रहा है तो आप टर्म इंश्योरेंस में पर्सनल एक्सीडेंट और CI का राइडर ले लो। अब पर्सनल एक्सीडेंट का प्रीमियम यहाँ और वहाँ ज़्यादा फर्क नहीं है, तो वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे भी ले लो। बट क्रिटिकल इलनेस में डिफरेंस है, और वो एज ब्रैकेट के हिसाब से बढ़ता जाता है, जबकि टर्म में वो एक पैकेज डील में आपको मिल जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट का कवरेज। तो आप देख लो आपके लिए बेटर सूटेड क्या है, राइट। अगर आपने यहाँ अभी आपको राइडर की तरह लेना है और फ्यूचर में आपको इंडिविजुअली लेना है तो भी आप ले सकते हो। ऐसा कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आप 2 पॉलिसी नहीं खरीद सकते, 3 पॉलिसी नहीं खरीद सकते। ग्रेट ग्रेट। कनेक्टेड क्वेश्चन ये है कि समझो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और उस कंपनी ने मेरा इंश्योरेंस निकाला हुआ है, टर्म इंश्योरेंस, राइट। तो फिर मैं पर्सनली उसको ले सकता हूँ क्या, नहीं, और वो लेना चाहिए क्या? ओके, 2 चीज़ें। कंपनी ने जब इंश्योरेंस आपके नाम पे निकाला है, वो पॉलिसी का ओनर कंपनी है, आप नहीं हो, आप बेनिफिशियरी हो, ओके, राइट। तो ओनर तो आपकी कंपनी है, आप बेनिफिशियरी हो। आपके लिए ट्रू इंश्योरेंस जो आप खरीदते हो वही है, क्योंकि अगर आपने कंपनी छोड़ दी तो आपका इंश्योरेंस गायब खत्म। तो फिर रिस्क आपका पूरा एक्सपोज्ड है ना, मतलब कुछ हो गया तो तभी क्या करोगे, राइट। और अज्यूम करो गैप है, आपने सबैटिकल लिया, 2 महीने का गैप है दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का, या आप 9-10 महीना काम ही नहीं करना चाहते, कंसल्टेंट बन के रहना चाहते हो, या आपको बस ब्रेक लेना है, तो आप कवरेज कोई नहीं है आपके पास फिर, क्योंकि कंपनी ने तो आपको अपने प्लान से निकाल दिया। तो अगर आप तभी उस टेन्योर में आपको कुछ हो गया तो क्या? तो हम दोनों रख सकते हैं एट ए टाइम? दोनों रख सकते हो सर।
राइट, हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए बस हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। और दूसरी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। दूसरी, अगर हम कोई भी टाइप का लोन लेते हैं ना, हाँ, तभी भी हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, स्पेशली लाइफ या हेल्थ का, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ लोन। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर लोन हो गया तो ये लोन इवेंचुअली किसी को तो देना पड़ेगा, बैंक को या एनबीएफसी को, एट सम पॉइंट इन टाइम। तो अगर इंश्योरेंस रहेगा और वो प्रीमियम बहुत कम रहता है उसका, राइट। अगर शॉर्ट टर्म लोन है तो टिपिकली हेल्थ लेने को बोलते हैं। अगर लॉन्ग टर्म लोन है, जैसे घर खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो या कुछ खरीद रहे हो, तो अपनी लाइफ को प्लीज इंश्योर करो कि क्या हो गया कि कल को आपको कुछ हो गया, आपकी बीवी शायद किस्त ना भर पाए, बट अगर ये इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी बैंक को, और बाकी का जो भी सरप्लस है वो आपके नॉमिनी को चले जाएगा, और वो लैंड या घर आपके वाइफ के नाम पे या जिसके भी नाम पे आपको चाहिए वो मिल जाएगा, राइट। तो वैसे हमें सोचना चाहिए कि डेट एक बड़ा फैक्टर होता है, राइट। हमारे जब हम कैलकुलेट भी करते हैं कि कितना इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, उसमें डेट एक बड़ा फैक्टर है। आपकी लाइफस्टाइल और आपके कॉस्ट सस्टेन करने का फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स इज अनदर फैक्टर। द थर्ड फैक्टर इज कि आपके करंट एसेट्स कितने हैं, राइट। उससे हम सबट्रैक्ट करते हैं ये सारी चीज़ों को, और फिर वो सम इंश्योर्ड नंबर पे आते हैं इफेक्टिवली। ओके, तो ये फॉर्मूला है उसका एक फिगर आउट करने का। उसको एक बार रिपीट करेंगे फॉर्मूले को रिपीट कर सकता हूँ। तो बेसिकली आपके पास जो एसेट्स है, तो वो आपके नेगेटिव, उससे आप कम कर लो क्योंकि वो आपके ग्रोइंग एसेट्स है, राइट। फिर आपकी जो डेट है वो आपका डेट है, जो आपने कर्ज लिया है मार्केट से, जैसे घर के लिए लिया हो, बिजनेस के लिए लिया हो, पर्सनल के लिए हुआ, कर्ज एक पूरा एक ब्रैकेट है। तीसरा, आपका जो खर्चा हो रहा है आज डे टू डे का, मतलब जो भी खर्चा हो रहा है आपके नीड्स का, राइट। अब आप वो पकड़ के चलो, आपको 10-15 साल का खर्चा अगर कुछ हो गया, आपको उसके लिए प्लान करना चाहिए कि मेरे घर का, और उसको इन्फ्लेशन लिंक कर दो आप। हाँ, क्योंकि 6-7% से महंगाई तो बढ़ने ही वाली है। और लास्ट आपके गोल्स जो है कि आपके फैमिली के लिए आपको चाहिए था कि आपकी वाइफ के लिए आपको डायमंड नेकलेस खरीदना है, या आपके बेटे के लिए आपको एजुकेशन के लिए कॉर्पस बनाना है, या मैरिज के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ऐड कर लो कि उसको जब वो 18 साल का होगा कितने पैसे लगेंगे। इन्फ्लेशन से हम बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं आज का कॉस्ट क्या है, और 18 साल बाद अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या होगा इफेक्टिवली। और ये सारी चीज़ों को ऐड करके माइनस करो अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स, और जो नंबर निकल के आता है वो टिपिकली आपका अमाउंट होता है जो एक्चुअली आपको लेना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है, ये नंबर शायद बड़ा है और आपकी एलिजिबिलिटी छोटी है, तो तब जाके मिसमैच होता है। तो जितना मैक्सिमम मिलता है उतना ले लो सर। यस, ग्रेट ग्रेट। और मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो कैलकुलेटर सर ने अभी बोले वो हमने शाश्वत ग्रोथ ऐप पे सारे फ्री दिए हैं, तो आप खुद ही घर में कैलकुलेट कर सकते हो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शाश्वत ग्रोथ ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छे से जानकारी दे रहे हैं सर आप। मैं सारे चार्ट कमांडोज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मैंने बीच में भी सुना था आरओपी मेरे कान में आता रहता है, और टीम भी आरओपी पे काम करती है। और कुछ लोग जो प्रीमियम को वेस्ट समझते हैं टर्म इंश्योरेंस में, यानी पैसा वेस्ट जाता है, तो ऐसे लोग आरओपी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये आरओपी है क्या? सर कुछ नहीं है, वो बेसिकली आपको आपके सारे प्रीमियम्स, इफ यू आर स्टिल अलाइव आफ्टर द टेन्योर इज ओवर, वापस कर देते हैं माइनस जीएसटी। तो गवर्नमेंट को चला गया तो वो वापस कर देते हैं। पर ये लोग ये समझते नहीं है कि वो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हैं। कैसे? मतलब अगर जो चीज़ हमने जो एग्जांपल लिया था 6 से 8 हज़ार का, अगर आरओपी फॉर द सेम टेन्योर होगा, सो द प्रीमियम में बी 9 to 12K। ओके, सो यू आर पेइंग एक्स्ट्रा एनीवेज, आपका ही पैसा आपको ही वापस मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा एक्स्ट्रा भी पे किया तो भी पैसा रिटर्न मिल रहा है ना। हाँ, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये जो डेल्टा है, अगर आप एसआईपी या कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डाल दोगे तो वो कंपाउंड होगा ना, राइट। बट ये तो आप इनको दे रहे हो, और इसमें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इनके लिए बना गया, ये प्रोडक्ट बनाया है कि जिनको कुछ वापस चाहिए, राइट। अगर हम हमारा माइंडसेट ही चेंज कर लेंगे तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनएफिशिएंट है एक्चुअली, इफ़ यू आस्क मी। अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या मैं खुद का टर्म इंश्योरेंस मैंने कोई आरओपी पे लिया है, तो मैं बोलूँगा एक भी नहीं लिया है मैंने।
सारा प्योर टर्म है और मंथ ईयरली पेमेंट करता हूँ मैं अप टू द 10 ईयर ऑफ द ईयर। यानी इसका मतलब यह है कि जो स्टॉक मार्केट में लोग काम कर रहे हैं या जिनका खुद का अच्छा खासा पोर्टफोलियो है या म्यूचुअल फंड जानते हैं या कुछ भी बेसिक फाइनेंस जानते हैं, ऐसे लोगों को आरओपी लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है किसी को भी, मेरे हिसाब से तो किसी को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, फिर भी समझो कुछ रूरल एरिया में है या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट चाहिए ही चाहिए, जैसे मैं हम उनको मार्केट लेना है वो ले ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कभी भी टर्म इंश्योरेंस प्रीपे नहीं करना चाहिए अनलेस, टर्म इंश्योरेंस प्रीपे नहीं करना है। मतलब मैं समझाता हूँ उसको, ब्रेक करता हूँ। अगर आप सैलरीड हो तो आपकी इनकम प्रिडिक्टेबल है, हाँ ठीक है, बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो कोई साल है जब बहुत मुनाफा होगा और कोई साल है जब मुनाफा कुछ भी नहीं होगा और लॉस हो जाएगा शायद आपका, हो और ऐसे सकता 3-4 साल भी निकल आए, तब आपका इंश्योरेंस लैप्स नहीं होना चाहिए। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिनका इनकम फ्लक्चुएटिंग है, जो स्टेबल नहीं है, उनको ऑप्ट करना चाहिए कि मैं अगर 60 इयर्स या 70 इयर्स तक कवरेज ले रहा हूँ तो मैं 5, 10, 15 साल में ख़त्म कर दूँ ये कवरेज, अनलेस कि वो प्रीमियम अगर मेरे पास पैसे नहीं है प्रीमियम पे करने के लिए नेक्स्ट ईयर, तो पॉलिसी लैप्स नहीं होना चाहिए। ऐसे ये सैलरीड में ये प्रॉब्लम इतना आता नहीं है हमें। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि अगर आपके सारे लाइफ गोल्स है, आपने टर्म इंश्योरेंस 25 साल की उम्र में खरीदा था, अब आपने 40-45 साल पे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया, ओके ग्रेट, राइट, आपका सारा सॉर्ट हो गया, आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई डेट नहीं है, कोई नहीं है, प्रीमियम पे करना बंद कर दो, वापस डालो खुद के इन्वेस्टमेंट में वही सारा प्रीमियम जो और 20 साल डालने वाले थे, टर्म इंश्योरेंस को देने वाले थे। नहीं, मैं रिपीट करिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेता है बंदा, हाँ, जो कि टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पे कर रहा था, हाँ, तो वो कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकता है। हाँ, अगर मैं हर साल पे कर रहा हूँ तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को नेक्स्ट मुझे 40 साल तक पे करना है, मैंने 20 साल तक पैसा दिया, 20 साल तक इंश्योरेंस कंपनी ने कवरेज दिया, बट 21वें साल में मैं फ्री हो गया सर, मतलब मेरा सारा सॉर्ट करके जितनी ज़रूरत थी कर ली, अब तब मेरे पास चॉइस है कि मुझे ये कंटिन्यू करना है या नहीं। नहीं, अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेता हूँ तो टर्म इंश्योरेंस कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, वो आपके अनलेस आप डेट लेने वाले हो या इसका टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट ही बहुत कम है, तब आप कंटिन्यू करिए। बट अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है और आपको नहीं करना है तो आप चॉइस है आपकी एट दैट पॉइंट इन टाइम कि आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, क्योंकि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। अब किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम 1 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 50 करोड़ हो सकता है, डिपेंड करता है, राइट, वो तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, किसी के लिए 50 लाख भी होगा फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट, तो अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात कीजिए, मेरा एडवाइस यही रहेगा। बट वो एक ऑप्शन रहता है आपके पास, अगर आप आरओपी प्लान लोगे तो आप तो पूरा पैसा दोगे टर्म तक, आप वैसे सोचोगे नहीं, आप समझ रहे हो? यस यस यस, आप वैसे सोचोगे नहीं, आप तो वही सोचोगे अरे और 20 साल पैसा दूंगा तो पूरा पैसा वापस मिलेगा, पहले 20 साल का और आगे 20 साल का। बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है पॉडकास्ट, हाँ, क्योंकि ये नॉलेज कहीं पे मिलता नहीं है और हम उतना सीरियसली नहीं लेते इस चीज़ को, लेकिन बहुत डीप है ये, इसको हमें समझना पड़ेगा। डेफिनेशन ये है फाइनेंशियल फ्रीडम की कि मेरे जो एक्सपेंसेस है वो मेरे पैसिव इनकम से होने चाहिए। परफेक्ट, राइट, इफ माय पैसिव इनकम इज ग्रेटर देन फ्यूचर, यस, नॉट करंट आपकी होगी, बट फ्यूचर लाइक मे बी वाइफ की, नहीं, आई हैव सच पैसिव इनकम सोर्स दैट इज लॉन्ग लास्ट फॉरएवर। परफेक्ट, हाँ, तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है फिर। तो टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। क्यों लोगे आप? इनकम क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो, कितना लोगे आप, कितना प्रोटेक्ट करोगे, और क्या क्या करेंगे? हाँ, और वो और ऐड होगा ना, हाँ, आपके कॉर्पस ही बढ़ता जाएगा आपका, और कुछ तो वो मैं बहुत दिन से सोच रहा था ये पॉइंट कि यू डोंट नीड इट, मुझे चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना, अनलेस आपने लोन लिया हुआ है। हाँ, ओके, लोन लिया हुआ है घर के अगेंस्ट या घर पे, तब लेना चाहिए फॉर दैट अमाउंट, ओनली दैट स्पेसिफिक अमाउंट। हाँ, क्योंकि वो रिस्क है ना आगे जाके, वो आप जेब से क्यों दोगे जब आप नहीं रहोगे, आपकी वाइफ क्यों देगी वो जेब से अपने, या मतलब वो आपके एसेट से लिक्विडेट करके देना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट भी था कि आपने समझो होम लोन लिया है और ऐसी कुछ कंडीशन मुझे बताई थी उन्होंने, अगर वैसा हो जाता है
तो आपको होम लोन का 1 रुपया भरने का जरूरत हाँ तो नहीं है। वही ना, क्योंकि वो इंश्योरेंस कवर करता है। वो इंश्योरेंस, मोस्ट बैंक्स अगर सिंगल नेम पे होम लोन लेते हो तो ये बंडल करता है, वरना डिसबर्स ही नहीं करेंगे आपका लोन। रिस्क है उनके लिए, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी का प्राइस बैंक के कंट्रोल में नहीं है। आप कहाँ ले रहे हो वो तो उसके हिसाब से आइडिया लेके आपको लोन दे देंगे, राइट। बट अज्यूम करो 5 साल में कुछ हो गया और प्रॉपर्टी का प्राइस गिर भी गया या अप्रिशिएट नहीं हुआ उतना, तो डिस्ट्रेस एसेट में जाएगा। जब डिस्ट्रेस में बैंक जाता को है रिस्क है। हाँ, तो बैंक क्या बोलेगा कि यार 1 करोड़ की चीज़ थी, 20 लाख इसने मुझे दिए, 80 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो 80 लाख अगर मिल गया तो बहुत बेस्ट है। बट 80 लाख बैंक को मिलता नहीं है, मिलेगा कुछ 50-60 लाख के बीच में। उसमें तो 20 लाख का रिस्क हो गया। वो रिस्क है। तो वर्सेस अगर ये इंश्योरेंस रहता तो बैंक बोलती अरे 80 लाख का है ना भाई, इंश्योरेंस कंपनी 80 लाख दे, मैं इसकी वाइफ को पेपर जाके दे के आता हूँ, लोन क्लोज करो, खत्म कहानी। मेरा लोन क्लियर हो गया, मेरा धंधा नहीं है कोई प्रॉपर्टी लिक्विडेट करने का, मेरा कोर बिजनेस नहीं है प्रॉपर्टी लिक्विडेशन का, बैंक का, राइट। बैंक का कोर बिजनेस है लोन देने का। तो मैं क्यों करूँ ये सब झंझट में? तो फिर मुझे एआरसी के पास जाना पड़ेगा। अगर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है, देन दे ऑफलोड इट टू सम अदर कंपनी हु देन सेल्स इट इन बिट्स एंड पार्ट्स, सो दे डू अ स्लम सेल। राइट राइट। दे लाइक ये सारा है इतनी सारे एसेट्स, तुम्हें जैसे बेचना है बेचो। अब ये बेचने में तुम्हें 3 साल 4 साल लग जाते हैं, तो उसमें दैट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द बैंक टू मेक मनी और गिव आउट लोन्स टू अदर पीपल, राइट। राइट। तो आपका लोन प्रीपे हो गया, वो आगे जाके किसी और 15 लोगों को लोन देगी, 10 लोगों को दे सकती है। यस, तो फोकस ऑन कोर बिजनेस। कोर बिजनेस, और ऑल्सो द फैक्ट दैट कि मेरा बिजनेस नहीं है प्रॉपर्टी लिक्विडेट करने का। सो द बैंक नेवर वांट्स टू लिक्विडेट अ प्रॉपर्टी अनलेस इट इज फोर्स्ड टू बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट और ड्यूज और एवरीथिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, बहुत हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, और इसको बार बार सुनना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे किसको कौन से पॉइंट की नीड होगी ये हमें पता नहीं है। लेकिन हम एक 6 अकाउंट में ब्लेसिंग अकाउंट भी रखते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं फिर भी आपको पैसे की दिक्कत है, यानी टिकते नहीं। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं है, ऐसे आपकी भी अगर सिचुएशन होगी तो यहाँ पे ब्लेसिंग की कमी है। तो इसके लिए हमें ब्लेसिंग बढ़ाते रहना चाहिए। ब्लेसिंग बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, और किसी को कौन सा पॉइंट कहाँ यूज़ हो जाए और उसके ब्लेसिंग आपको मिल सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ, और मेन पॉइंट जो है क्लेम। हाँ सर, क्योंकि क्लेम पे ही सारा खेल है, तो ये क्लेम के रिगार्डिंग थोड़ा गाइड करिए। ओके। सो 2 टाइप के क्लेम्स आएंगे लाइफ इंश्योरेंस में। एक तो नेचुरल डेथ की वजह से, अगर आपकी डेथ हुई है तो टिपिकली प्रोसेस बहुत स्ट्रेट टर्म फॉरवर्ड इंश्योरेंस में, है। टर्म इंश्योरेंस में, सॉरी। तो नेचुरल डेथ की वजह से अगर आपकी डेथ हुई है तो आपको बस सिंपल एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स और डिस्चार्ज समरी हॉस्पिटल से, अगर आप हॉस्पिटल में हो, या कोई डॉक्टर जो आपको आके प्रोनाउंस डेड करता है, उसका सर्टिफिकेट और उसका प्रोग्नोसिस देके इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, लोग ये समझ नहीं पाते कि जब फैमिली ग्रीफ के थ्रू गो थ्रू करता है, आपको इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना है कि द पर्सन हैज पास्ड अवे। आपको क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है, बट एक इंफॉर्मेशन देनी है कि ये हो गया। वो कैसे दे सकते हैं हम कंपनी को? कंपनी समझो के कॉल एक, सेंटर के एक आम आदमी है, कॉल सेंटर के नंबर पे कॉल कर सकता है। आप अपने एडवाइजर को बता सकते हो, आपका एडवाइजर का इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा, या आप मेल कर सकते हो उनको। तरीके है बताने का, आपको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहिए। आप क्लेम बाद में फाइल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, एज लॉन्ग एज आपने इन्फॉर्म कर दिया है ऑफ डेथ, राइट। एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, हर पॉलिसी में लिखा जाता है, तो आप अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ लो, आपकी पॉलिसी में क्या है बेस्ड ऑन कंपनी। एक तो होता है कि नेचुरल डेथ हुआ, डॉक्टर से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया, क्लेम इंटीमेट किया, और उसके बाद क्लेम फाइल किया। यस, इसमें अभी 2 क्वेश्चन पॉइंट आ गए। एक नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ, इसमें सेम अमाउंट मिलता है क्लेम में? अमाउंट सेम ही मिलेगा सर। जो आपका सम इंश्योर्ड है वो आपको मिलेगा। नेचुरल है, अननेचुरल है, उससे कुछ मतलब नहीं है। अननेचुरल में बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। मर्डर भी हो सकता है, एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है, बहुत सारे। तो ये सब चीज़ों में चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आपको सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट से आपका काम और बाकी सारी चीज़ों से काम नहीं चलेगा। आपको एफआईआर चाहिए, एक्सीडेंट हुआ, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, बताओ कौन से, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इंटेंशनल था, नॉन इंटेंशनल था।
तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है ये सारे मामलों में, उसके बाद ही आपका क्लेम क्लियर किया जाता है, ऐसे ही आपको मिल नहीं जाता है इन सच सिचुएशंस। यस यस, राइट। इसको एक अटैच क्वेश्चन अभी आ गया हाँ। कि आपने यहाँ पे इंश्योरेंस लिया है, क्लेम करना है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, हाँ। ये आ चुके हैं, ऑनलाइन इंश्योरेंस किधर भी मिलते हैं, वन क्लिक में आप कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने शाश्वत ग्रोथ से या किसी एडवाइज़र से इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए बशर्ते डायरेक्ट लेने के? दो चीज़ें है, कौन सा खरीदना, कैसे खरीदना, क्यों खरीदना। राइट। ये वो गाइड करेगा। वो गाइड करेगा, क्लेम के राइट। टाइम वो खड़ा रहेगा आपके साथ। इसका एक और एनालॉजी मैं आपको बोलता हूँ, यार आप बीमार हो तो आप घर पे ही खुद दवाई खा के क्यों ठीक नहीं हो जाते? हाँ, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्यों जाते ग्रेट हो आप? ग्रेट राइट। एग्जांपल। जिस चीज की आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, हाँ। वो उसमें आप एक्सपर्ट बनने की ट्राई करोगे। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं बन सकते आप, बन सकते हो, लेकिन आप अपना वो कोर, फील्ड नहीं है ना वो आपका, आपका लेकिन फील्ड नहीं है। हाँ। तो आपके पास अगर बहुत टाइम है तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी एडवाइजर से एडवाइस लो कि जो आपके इंटरेस्ट को सबसे आगे रखे। राइट। और वही आपके टाइम ऑफ नीड में काम आएगा, क्योंकि कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। अब बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी चेकअप, मेडिकल चेकअप होते हैं, तो मेडिकल चेकअप में कौन से टेस्ट आए हैं, क्या आया, क्यों आया। मे बी बहुत बार क्या होता है कि आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपने टेस्ट बाहर से करवाया और इंश्योरेंस कंपनी ने टेस्ट करवाया, वो मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स नेविगेट करने के लिए एक आदमी आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, क्योंकि वो 1500-200 लोगों का करवा के देख चुका है सब कुछ। राइट। राइट। तो वो एक्सपीरियंस से बिल्ट है। सेम एक्सपीरियंस इज वेरी हेल्पफुल इन क्लेम्स ऑल्सो। कि क्लेम्स के टाइम आदमी को याद नहीं रहता, बट अगर उसको पता है, वो आपके ही नोज यू, या आपने अपने वाइफ को बताया कि ये सारे इंश्योरेंस मैंने लिए हुए हैं तेरे नाम पे। तो जैसे मैं एक बहुत सिंपल चीज़ें करता हूँ, मेरे और मेरे वाइफ के नाम पे एक फोल्डर शेयर्ड है जहाँ पे हमारे सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से लेके सब कुछ हम रखते हैं। सो दैट क्या होता है ना, हस्बैंड खरीदता है, वाइफ को बताता नहीं है। वाइफ को पता ही नहीं है कि हस्बैंड के नाम की पॉलिसी थी, तो क्लेम कैसे होगा? राइट। राइट। ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं आप। हाँ। राइट। तो ये ड्राइव में हम सारा शेयर कर देते हैं एक दूसरे के साथ, जो भी है ऐड वहीं होता है, और जब भी जिसको एक्सेस करना है वो कर सकता है, क्या है क्या नहीं है वो सब वहीं होता है। और इसीलिए एडवाइजर वो भी हेल्प करता है कि अगर आप एक बंदे से पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करते हो तो उसको पता है, तो वो आपकी वाइफ को बता सकता है कि आपके हस्बैंड ने ये खरीदा है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली खरीदते हो तो कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा। इस बंदे ने शायद आपको बेचा भी होगा पॉलिसी, वो शायद छोड़ के चला गया होगा कंपनी, बट एडवाइज़र जो इससे इनकम कमा रहा है फॉर द नेक्स्ट लास्ट 20 ईयर्स और नेक्स्ट 20 ईयर्स, उसका तो रोटी कपड़ा मकान है ये। राइट। तो उस बंदे से लेने की जगह या खुद ऑनलाइन लेने की जगह शाश्वत ग्रोथ जैसे कंपनी से अगर आप लेते हो, एग्जैक्टली। तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो उनको टाइम टू टाइम याद दिलाती रहेगी, सपोर्ट दिलाती रहेगी। सर और प्रीमियम ये पेमेंट के लिए भी, अगर हर एक बीच में टर्म हाँ इंश्योरेंस में आप भूल गए प्रीमियम पे तो करना, खत्म, तो वो लैप्स हो गया। लैप्स फिर हो। अगर तभी कुछ हो गया तो आपको क्लेम थोड़ी मिलने वाला है। हमने कल कौन सी सब्जी खाई है याद ये नहीं नहीं रहता, आता। तो अगले साल का प्रीमियम का याद रहेगा। तो बिल्कुल ये बहुत कंपलसरी है। अभी के अभी शाश्वत ग्रोथ ऐप को डाउनलोड करें और इंश्योरेंस के लिए फ्री कंसल्टेशन ले, इसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ता है आपको, तो ये भी सही है ना। तो सही बिल्कुल उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए, और जिस चीज़ में हम एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ में हमें किसी और के साथ जो एक्सपर्ट है उसके साथ चलना चाहिए। तो क्लेम जो है, क्लेम का ही डिस्कशन हो रहा है, तो क्लेम किस चीज़ों की वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं, उसके कुछ? मल्टीपल, जैसे अगर आपने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, बट वैसे टर्म में इतना प्रॉब्लम आता नहीं है। अप्रूवल एक बार अगर आपने सारी चीज़ें और टर्म्स और कंडीशंस फॉलो किए तो आपको 99% ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम नहीं आता। वो जो 1% है ना, वो एज केसेस है सर। राइट। एंड वो एज केसेस मतलब कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट आई कांट इवन, मैं कैसे आपको समझाऊँ भी कि आपने पॉलिसी लिया जब आपको कैंसर था और कैंसर डिस्क्लोज नहीं किया, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपका टेलीमेडिकल किया और आपने बताया नहीं उसको। राइट। राइट। या
आप कैंसर सर्वाइवर हो और आपने पॉलिसी लिया हुआ है और आपका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ था पॉलिसी लेने के टाइम, तो पता कैसे चलेगा? राइट। क्योंकि मैं तो फोन पे आपको पूछ लूंगा जो पूछना है मुझे आपको। आपने अगर झूठ बोला मुझे या इंश्योरेंस कंपनी को, तो देयर इज नो वे फॉर अस, हम कैसे वैलिडेट करेंगे? तो द सही तरीका यही होता है कि अपने एडवाइजर को ट्रांसपेरेंटली बताओ। बहुत लोग अपने एडवाइजर से ये भी बात नहीं, झूठ छुपाने मत के बोलो, जो भी है झूठ मत खुला बोलो, जो बोलो। खुला बोलो, क्योंकि वो हाँ। आपको सही से गाइड कर पाएगा। राइट। मतलब अदरवाइज एडवाइजर को ही अगर पता नहीं होगा तो वो कैसे गाइड करेगा आपको? राइट। तो आप अगर आपको कहीं दर्द होता है, आप डॉक्टर को बोलते हो ना कि यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी में दर्द होता है, ये फ्रीक्वेंसी में बुखार आ रहा है, तब जाके डॉक्टर बोलता है अरे मे बी ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ऐसे करो, वैसे करो, फिर आपको पता चलता है कि क्या गलत है आपके साथ। राइट। वैसे ही अपनी फैमिली हिस्ट्री या सब कुछ आप अपने एडवाइज़र को बताओ, सो दैट वो आपके लिए अच्छे से प्लान कर सके और आपको बता सके, अच्छे से एडवाइस कर सके। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, और आई होप आपको भी बहुत फ़ायदा हो रहा होगा इस चीज़ का। तो आपको इससे पता ही चल चुका होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी एडवाइज़र की मदद लेना, या किसी जो एडवाइज़र या कोई कंसल्टेशन कंपनी की मदद लेना कितना ज़रूरी है, ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत बढ़िया। और लास्ट में हम डायरेक्टली ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट लोग क्या गलती करते हैं इंश्योरेंस लेते वक्त, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने बोलते बोलते ये बोला कि हम कुछ चीज़ें छुपाते हैं या गलत बताते हैं, राइट। तो कोई बंदा स्मोकर है और उसने नॉन स्मोकर में या स्मोकिंग का बताया नहीं, तो क्या हो सकता है, या इससे जुड़ी अभी तो इम्पोर्टेंट मोस्ट जानकारी क्या लाइकली क्या होता है ना कि हर इंश्योरर ब्लड टेस्ट करवाता है आपका, मोर और लेस, राइट। आप अगर आप ज़्यादा कवर मांगते हो तो वो करवाता है। अगर आप स्मोकर हो तो आप टिपिकली 40 से 45% ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो कंपेयर टू अ नॉन स्मोकर, राइट। और ये बात इंश्योरेंस कंपनी को पता, मतलब एक तरीके से आप फ्रॉड ही कमिट कर रहे हो अगर आप स्मोकर और आप नॉन स्मोकर डिक्लेयर करते हो, ओके। राइट। तो वो एक ट्रिकी पार्ट है। तो अगर आप स्मोक करते हो तो स्मोकर डिक्लेयर करो, क्लेम के टाइम आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यस कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम भूल गए कवर करना वाज कि अगर महिलाएं अगर लेती है इंश्योरेंस, उनको वो भी काम करती है आज, और उनका प्रीमियम हमारे से मेल से कम होता है वाह। अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल एजेस। हाँ। प्लस दे आर गिवन सो आप उतने ही पैसों में उनके लिए ज़्यादा कवर खरीद सकते हो, ग्रेट ग्रेट। राइट। और उनके नाम पे भी आप पॉलिसी ले सकते हो अगर वो इनकम जनरेट करती है और उनके नाम पे आईटीआर फाइल करती है या सैलरी स्लिप है उनके नाम पे। और दूसरी बात, अगर वो होम मेकर भी है तो एक और पॉलिसी है जॉइंट लाइफ करके, जिसमें हस्बैंड की सैलरी या इनकम के ऊपर वाइफ को एक पर्टिकुलर अमाउंट का कवरेज दे देते हैं इंश्योरेंस कंपनी। वाह। तो हाँ। दोनों हस्बैंड वाइफ को कवरेज मिलता है। हाँ। इन दैट केस सेम कवरेज ना मिले, मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ कि हस्बैंड को 1 करोड़ का मिला तो शायद वाइफ को 50 लाख ही मिले, बट 50 लाख वाइफ को बिना इनकम प्रूफ के मिलेगा, ओह। बिना वाह। किसी प्रूफ के मिलेगा ग्रेट अंडर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो वो ग्रेट। भी, ये सारी जो चीज़ें होती है, इसमें एडवाइज़र का बड़ा अच्छा रोल होता है कि वो आपको एडवाइस करे एडवाइस आपकी करें। सिचुएशन के हिसाब से कि आपको क्या यस यस करना यस चाहिए, यस यस और क्लेम के टाइम भी आपके साथ में खड़ा रहे। यस 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 यस। ग्रेट ग्रेट। बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और घर की जो महिलाएं होती है, जो आपके घर में अगर ऑलरेडी महिलाएं प्रोग्रेसिव है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको भी इस इंश्योरेंस जो हर चीज़ में महिलाओं के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, जैसे गवर्नमेंट भी दे रहा है और इंश्योरेंस में भी है, और इस बात से आईटीआर भी हो जाएंगे, हाँ। तो वो एक अच्छे प्रभाव में आ जाएगी। मैंने पिछली बार जब महिला दिन था तब मैंने एक प्रोग्राम हुआ, इंडिया प्रोग्राम किया था, और वहाँ पे मैंने एक रिसर्च करके बोला भी था कि जो हमारे इंडिया में जो 50% पॉपुलेशन है उसके लिए 6 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, राइट। और वर्क फोर्स में भी अगर हम देखेंगे तो महिलाएं जो है 50% है, लेकिन उसमें से बहुत कम महिलाएं वर्क फोर्स में है, वो बढ़ना चाहिए। राइट। तो वो परसेंटेज अगर बढ़ेगा, राइट, जैसे कि अभी 80-20 है, समझो 80% जेंट्स है, 20% महिला है, तो जो महिलाएं वर्क फोर्स में नहीं आई है उसमें से सिर्फ 50% भी हम महिलाओं को ऊपर लाते हैं, वर्क फोर्स में लाते हैं, तो इंडिया
इस तरीके से नंबर 1 पे पहुंच जाएगा कि नंबर 2 कंट्री कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि नंबर 1 पे हम कभी जा सकते हैं। सही बोल रहे हो सर, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उन महिलाओं के प्रोग्रेस के व्यू से भी, तो सबको करना चाहिए। महिलाओं को तो खुद को आगे आना ही चाहिए, लेकिन हर जेंट्स को, हर पुरुष को अपने घर की महिलाओं के लिए इस टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके यूलिप या एंडोमेंट प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। सिर्फ नॉमिनल ना के बराबर अमाउंट से आप ये जर्नी शुरू कर सकते हो, खुद आगे आ सकते हो, खुद के फैमिली को आगे ला सकते हो और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। थैंक यू सर, बहुत आपने इम्पोर्टेंट जानकारी दी और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद चाहूँगा। और ये जो बहुत ही नीडी पर्सन है उसके लिए तो ये वरदान है। यहाँ आपने जो भी आज स्पीच दिया, जो भी नहीं सर, मैंने तो जो मुझे पता था वो बांटा है। अब वो अगर आगे जाके और बांटेंगे तो और लोगों का भला होगा। हमारा काम ही है। और थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। नहीं, बिल्कुल, आपका जो आखिरी मैसेज जो आपने दिया था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, तो आपके भी यहाँ तक आने का और आपने भी जो भी नॉलेज गेन किया है उसका अगर लोगों को भले के लिए यूज़ हो तो बिल्कुल हमारा भी ब्लेसिंग का अकाउंट बढ़ जाएगा। और अल्टीमेट गोल तो वही है हमारा। तो आप यहाँ पे आए, हमारे रिक्वेस्ट पे पुणे में आए, चार्ट कमांडो के स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जाते जाते क्या हमारे चार्ट कमांडोज को क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, बस जो भी है एक एडवाइस खाली आपको दूंगा कि लाइफ में किसी भी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है। कल कब क्या क्यों हो जाए पता नहीं है हमें। कल होना हो तो जो बन सके आज में कर लो, राइट। हम क्या करते हैं कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा, और ये सारे जो इम्पोर्टेंट टास्क होते हैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करके या बोलते हैं कि आगे जाके करेंगे, आगे जाके करेंगे, और कभी करते नहीं, राइट। और ऐसी ज़िंदगी में ज़रूरत जब होती है तब हमें तकलीफ़ हो जाती है। तकलीफ़ में पड़ने का प्रॉब्लम ही ये है क्योंकि हम जब हमें जो काम करना था वो हमने नहीं किया, मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया सेंटेंस बोला। मुझे भी, मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, क्योंकि मैंने डिज़ायर का डेफिनेशन कहीं पढ़ा था। डिज़ायर इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट टू अनहैप्पीनेस टिल यू अचीव एनीथिंग। हम क्या करते कि मुझे 1 करोड़ मिल जाएंगे, मैं करोड़पति हो जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा। इसका मतलब तब तक मैं दुखी हूँ, ये क्लियर है। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि जहाँ पे हो, जैसे हो, जिस मिनट में हो, खुश रहो, राइट। हंसते रहो, हंसाते रहो, यूं ही खुशियाँ बांटते रहो। बाय बाय फॉर नाउ।